हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मानव जनन। देखिए, मानव के बारे में आप सब परिचित ही होंगे, मानव के बारे में जानते होंगे क्योंकि आप और हम दोनों मनुष्य की श्रेणी में आते हैं। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके बारे में नहीं परिचित है वो है जनन। जनन का मतलब क्या होता है? अपने समान जीवों को उत्पन्न करना। अपने समान जीवों को अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया, अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। जैसे अगर मैं बात करूं, बिल्ली के बच्चा बिल्ली के जैसा, कुत्ते का बच्चा कुत्ते के जैसा, मनुष्य का बच्चा मनुष्य के जैसा, बंदर के बच्चा बंदर के जैसा, मतलब सेम टाइम की प्रोजनी को प्रोड्यूस करेगा। जो जैसा है वो उसी तरीके के जीवों का उत्पन्न करेगा। तो ये अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हमारे लिए जिन्हें कवर करना है इसके अंतर्गत हमें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मानव रिप्रोडक्शन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान जीव को उत्पत्ति करता है, अपने समान जीवों को उत्पन्न करता है, यह प्रक्रिया जनन कहलाती है। ठीक, मानव जरायुज होते हैं, अर्थात मनुष्य में निषेचित अंडे का भ्रूणीय विकास गर्भाशय में ही होता है। देखो, दो प्रक्रिया है, एक है जरायुज, एक है अंडयुज। एक है जरायुज और एक है अंडयुज। जरायुज का मतलब क्या हो? जो बच्चों को जन्म दें, बच्चों को जन्म दें, वो तो जरायुज कहलाएंगे। और जो अंडों का उत्पादन करें, अंडों का उत्पादन करें, अंडों का उत्पादन करें, वो आपके कहलाएंगे अंडयुज। और जो बच्चों को जन्म दे वो कहलाएंगे जरायुज। अब अंडों का उत्पादन करने वाले जीवों में जैसे मुर्गी हो गया, पक्षी हो गया, कुछ सांप हो गए। ठीक, बच्चों में अगर मैं बात करूं, बच्चों को जन्म देने वाले में मनुष्य हो गया, बिल्ली हो गया और बंदर हो गया। ठीक, सुविकसित शिशु को जन्म देते हैं। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। देखो, अगर मैं मानव की बात करूं मोटा मोटा, तो मानव में मादा, ये रहा नर और ये रही मादा। एक लिंगी का मतलब क्या है कि मनुष्य में जैसे हम लोग हैं तो मेल हैं, हमारे अंदर फीमेल वाले सेक्सुअल ऑर्गन नहीं हैं। अगर महिलाओं की बात करें तो वो फीमेल हैं क्योंकि उनके अंदर मेल वाले सेक्स ऑर्गन नहीं हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि एक लिंगी प्राणी होने का मतलब क्या है कि केवल एक ही लिंग होगा, चाहे वो मेल हो और चाहे फीमेल, दोनों नहीं हो सकते। अगर फीमेल है तो मेल वाले लैंगिक अंग नहीं होंगे और अगर मेल है तो फीमेल वाले नहीं होंगे। देखो, नर तथा मादा जननांगों के लैंगिक लक्षणों में नहीं है, वरन आकार के लक्षणों में भी लैंगिक द्विरूपता दर्शाते हैं। नर तथा मादा दोनों के जो जननांग हैं उनमें असमानता होती है। वह है आकार के द्वारा नर तथा मादा की पहचान की जा सकती है। बताओ, नर नर है और मादा मादा है। नर में क्या होता है? लिंग होता है। महिलाओं में वजाइना यानी योनि होती है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं तो नर को देखकर आप पहचान सकते हैं, मादा को देखकर भी पहचान सकते हैं कि ये मादा है। उनमें स्तनों का विकास होगा, जबकि नर में स्तनों का विकास नहीं होता। अब देखो, बात कर रहा है पुरुष में, स्त्रियों में पुरुषों के समान दाढ़ी मूछ नहीं होती। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है। मतलब पुरुषों की आवाज़ फटे बांस की तरह और स्त्रियों की आवाज़ एकदम सुरीली कोयल की तरह। ये कौन सी बात हुई भाई? आप भी समझो, ये बताया गया आवाज़ के आधार पर, क्योंकि हमारा वोकल कार्ड थोड़ा चौड़ा होता है जिसके कारण हम पुरुषों की आवाज़ भारी होती है और महिलाओं की का वोकल कार्ड छोटा होता है जिसकी उनकी आवाज़ सुरीली होती है।
पुरुषों के वक्ष पर बाल पाए जाते हैं, स्तन ग्रंथियां निष्क्रिय होती हैं। स्त्रियों में स्तन ग्रंथियां सक्रिय होती हैं क्योंकि इनको स्तनपान कराना है, बच्चों को दूध पिलाना है। नितंबों में अधिक वसा के जमा होने के कारण ये मोटे होते हैं। मानव में लैंगिक जनन होता है जिसके अंतर्गत आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया होती है। देखो निषेचन का मतलब क्या है, शुक्राणु का अंडाणु से मिलना, शुक्राणु और अंडाणु के आपस में मिलने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, निषेचन। ठीक, लेकिन मानव में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो होती है वजाइना में, जिसको हम योनि बोलते हैं। ठीक, इसीलिए इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आंतरिक निषेचन। मानव जनन, जनन से संबंधित सभी क्रियाओं में भाग लेने वाले अंगों को क्या बोलते हैं, जनन अंग। जो भी भाग जनन में भाग लेंगे उन्हें बोलेंगे जनन अंग यानी जननांग। चाहे आप जनन अंग बोले और चाहे जननांग बोले, जो भी जनन में भाग लेंगे। ठीक है। प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग का मतलब क्या हो गया, ऐसे अंग, लैंगिक अंगों को गोनैड कहा जाता है। गोनैड यानी इसकी जनद कहा जाता है। इन अंगों में युग्मकों के निर्माण, देखो प्राथमिक लैंगिक अंगों को मुख्यतः गोनैड यानी जनद कहा जाता है। इन अंगों में युग्मकों के निर्माण एवं जनन के स्त्रावण की क्रिया होती है। पीयूष ग्रंथि यानी मनुष्य की बॉडी में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से एक हार्मोन्स निकलता है जिसको गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स कहा जाता है। ये क्या करता है, जननों की वृद्धि करता है, उसके कार्यों को नियमित करता है। अगर आप नर की बात करें तो वृषण, जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और मादा में अगर बात करें तो इनमें अंडाशय होता है जिनमें अंडाणुओं का निर्माण होता है। यानी नर में आपका वृषण है जिसमें शुक्राणु बनेंगे, मादा में अंडाशय है जिससे अंडाणु बनेंगे। दूसरा है द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग, देखो इन्हें सहायक लैंगिक अंग भी कहा जाता है, चाहे आप सहायक बोलो और चाहे द्वितीयक लैंगिक अंग भी बोल सकते हैं। ये प्राथमिक लैंगिक अंग की भांति ना ही युग्मक बनाते हैं। युग्मक क्या हुआ, देखो युग्मक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका नर युग्मक, एक होता है आपका नर युग्मक और दूसरा होता है मादा युग्मक। ठीक, अगर मैं नर युग्मक की बात करूं तो नर युग्मक में हमारा शुक्राणु आता है। मादा युग्मक में क्या आता है, अंडाणु आता है। नर युग्मक में शुक्राणु और मादा युग्मक में क्या आता है, अंडाणु। तो ये ना तो युग्मक बनाते हैं, द्वितीयक लैंगिक अंग जो है ना तो युग्मक बनाते हैं और ना ही हार्मोन्स का स्त्रावण करते हैं, बल्कि ये जनन प्रक्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे अगर मनुष्य में मैं नर वाले भाग में बात करूं तो शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, शिश्न जिसको लिंग बोलते हैं, तथा मादा में अंडवाहिनी, इसमें शुक्रवाहिनी और इसमें अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि एवं स्तन ग्रंथियां आदि प्रमुख द्वितीयक लैंगिक अंग कहलाते हैं, जो जनन में तो सहायता नहीं करते लेकिन कहीं ना कहीं इनके बिना योगदान से जनन की जो प्रक्रिया है वो संभव नहीं हो सकती है। देखो वृषण, एक जोड़ी वृषण कोश, ये वृषण का बाहरी आवरण है। अधिवृषण, ये वृषण की ऊपरी भाग की संरचना है, वृषण के ऊपर पाए जाने वाली संरचना है। एक जोड़ी दर्ज दिया एक जोड़ी नर जनन वाहिनियां जिसको शुक्रवाहिनी कहा जाता है। मूत्रमार्ग, शिश्न, सहायक जनन ग्रंथि, एक जोड़ी शुक्राशय, एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्रंथि और एक जोड़ी आपका वल्बो यूरेथ्रल या फिर काउपर ग्रंथि। ये सारी की सारी जो ग्रंथियां हैं हमारी वो कहलाती हैं जनन तंत्र के निम्नलिखित भागों का हिस्सा हैं, या फिर मेल हम कह सकते हैं कि जनन में पार्टिसिपेट करने वाले महत्वपूर्ण अंग हैं। अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। देखो यह है वृषण, क्या बोलते हैं इसको, वृषण।
इसको वृषण बोलते हैं। और ये बाहर से जिस चैम्बर में यानी जिस कोश में स्थित होता है उस कोश को बोलते हैं वृषण कोश। दूसरी में अगर लिंग की बात करूं, आगे वाले का जो भाग होता है उसको बोलते हैं शिश्नमुंड। उसको आगे से घेरने वाली जो स्किन से ढका हुआ भाग नहीं होता, मतलब खुला वाला भाग होता है, उसको बोलते हैं अग्रच्छद। और एक पतली सी नालिका होती है जिसको बोलते हैं मूत्र मार्ग। कौन सा मार्ग बोलते हैं? मूत्र मार्ग। जब आप यूरिन डिस्चार्ज करते हैं तो इसी के थ्रू पास आउट होता है, इसको लिंग बोला जाता है। ठीक है। मनुष्य में एक जोड़ा प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है जिसको पुरुष ग्रंथि कहा जाता है। कितनी जोड़े पाई जाती है? एक जोड़ा प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है। एक लंबी पतली सी नालिका पाई जाती है जिस नालिका को हम लोग शुक्रवाहिनी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इसको? शुक्रवाहक यानी शुक्रवाहिनी। ठीक है। और मूत्राशय वह भाग होता है जिसमें मूत्र एकत्रित होता है। क्या होता है? एकत्रित होता है। फिर इसी रास्ते से होते हुए शिश्नमुंड और होते हुए कहाँ निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। शुक्राशय क्या है कि यह की संरचना होती है और इस संरचना का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि जो शुक्राणु का निर्माण हुआ उन शुक्राणुओं को एकत्रित करना ताकि संभोग के समय वो इसी रास्ते से बाहर आ सके। ये मूत्रवाहिनी है और मूत्रवाहिनी डायरेक्टली आपका किससे जुड़ी हुई है? किडनी से। ये जो पतली नालिका आपको दिखाई पड़ रही है यहाँ पर, मैं कुछ इस रंग से करके दिखाता हूँ। ये जो पतली नालिका दिखाई, इसको स्खलन वाहिनी कहते हैं। जब भी वीर्य का स्खलन होता है संभोग के या सेक्स के समय तो इसी के द्वारा बाहर निकलता है हमारा वीर्य। बाकी इसको बोलते हैं कंद मूत्र ग्रंथि। छोटी सी एक संरचना होती है। देखो यहां फिर इसको कुछ अच्छी तरीके से इसी तरीके का बनाया गया है। ये बीच वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसको मूत्र मार्ग बोलते हैं। इस जो गोले सी संरचना है इसको वृषण बोलते हैं। वृषण चारों तरफ से एक पालिका रूपी संरचना से घिरा होता है जिसको बोलते हैं वृषण कोश, जो इसको चारों तरफ से घेर के रखता है। ठीक है। ये जो दो ग्रंथियां आपको दिखाई पड़ रही हैं इनको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि। यहाँ पर दो और छोटी छोटी ग्रंथियां हैं जिसको कंद मूत्र पथ ग्रंथि कहा जाता है। और एक बड़ा सा पाउच आकार का आपका संरचना पाया जाता है दोनों तरफ। इस संरचना को शुक्राशय बोलते हैं। और शुक्राशय का काम क्या होता है कि जब शुक्राणु जन्म की प्रक्रिया होगी उसके बाद शुक्राणुओं को स्टोर करके रखना। सबसे ऊपर वाला जो आपका फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं मूत्राशय। इसमें आपका यूरिन यानी मूत्र एकत्रित होता है। ये यहाँ से मिलकर एक स्खलन वाहिनी बनाती है और संभोग के समय स्खलन वाहिनी से ही वीर्य कहाँ निकल कर आता है? बाहर। अब बात आती है कि जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है मूत्रवाहिनी, ये मूत्रवाहिनी सीधा आपका किडनी से जुड़ी हुई है और किडनी से ही ये मूत्र को लाकर इसी के थ्रू बाहर पास आउट करने में क्या करेगी? हेल्प करेगी। ये शुक्रवाहिनी है क्योंकि शुक्राणुओं के निर्माण के होने की प्रक्रिया, ये आपका जो भाग है सबसे ऊपर वाला इसको अधिवृषण बोलते हैं। इस वाले भाग को अधिवृषण बोलते हैं, इस वाले भाग को वृषण बोलते हैं। इसके अंदर ये छोटी छोटी जो संरचनाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं इसको बोलते हैं वृषण पालिकाएं। और ये जो डॉटेड लाइन इस तरीके से संरचना दिख रही है इसको बोलते हैं वृषण जालिका। यहीं पर ये शिश्नमुंड है यानी लिंग का अगला भाग, इसको शिश्नमुंड कहते हैं। वृषण का निर्माण होने के बाद शुक्रवाहिनी के द्वारा होते हुए जितना भी शुक्राणु है वो शुक्राशय में एकत्रित हो जाता है और फिर जब भी संभोग की प्रक्रिया होगी तो इसी के थ्रू कहाँ आ जाएगा? बाहर। और बाहर आकर योनि में प्रवेश कर जाएगा। अब आता है वृषण कोश। देखो वृषण कोश त्वचा का बना हुआ थैलेनुमा कोश होता है जिसका उद्भव उदावरण की भित्ति से होता है। भ्रूण बनते समय ही कुछ हार्मोन्स के प्रभाव से दोनों वृषण धड़ के सामने की ओर शिश्न के यानी लिंग के अधर भाग में दोनों टांगों के बीच में उतर जाते हैं। या वृषण कोश की भित्ति के निम्न 3 स्तर हैं। अगर मैं पहले स्तर की बात करूं, पहली जो परत है वो रोम युक्त त्वचा है और ये ढीली होती है। ठीक है। अब देखो दूसरी वाली क्या है? नर में लगभग वृषण
नर में लगभग 4.5 सेंटीमीटर लंबे, 2.5 सेंटीमीटर मोटे तथा 20 से 25 ग्राम के भार वाले गुलाबी रंग के, किस रंग के? गुलाबी रंग के 2 अंडाकार वृषण होते हैं शिशु अवस्था में। किस अवस्था में? शिशु अवस्था में जो वृषण होता है वह वृषण गुहा के अंदर वृक्कों के पास स्थित होता है, परंतु वयस्क में, नर में यह उदर गुहा के बाहर शिश्न भाग के अधर पर स्थित वृषण कोश में पाया जाता है। अब आता है वृषण की मुख्य संरचना, जिसको देखना है हमें कौन कौन सी संरचनाएं हैं मुख्यतः, जिनका क्या महत्व या कार्य है। देखो, वृषण के बाह्य आवरण, आउटर लेयर ऑफ टिश्यू, एक मोटी त्रिस्तरीय संपुट, वृषण संपुट से ढका रहता है, 3 लेयर का बना है, जिसको बोलते हैं ट्यूनिकी। ये 3 स्तर से बना है। पहला है यौनिक आवरण, ट्यूनिका वजाइनियलिस। वृषण के बाह्य पतले आवरण को यौनिक आवरण, सबसे बाहरी वाले आवरण को क्या बोला जाता है? यौनिक आवरण। यह वृषण के चारों ओर स्थित न होकर अधूरा होता है। दूसरी बात मैं अगर देखूं, श्वेत आवरण, यौनिक स्तर के नीचे सघन श्वेत तंतुओं के बने संयोजी ऊतक का मोटा स्तर होता है, इसे श्वेत कंचुक यानी ट्यूनिका एल्बुजिनेई या फिर श्वेत आवरण कहा जाता है। तीसरा मैं अगर देखूं, संवहनी आवरण, यह सबसे भीतरी, मैंने बताया था ना 3 लेयर हैं, तो यह सबसे भीतरी वाली है। कोशिकाओं का संयोजी ऊतकों का बना जाल होता है। भीतरी मोटे आवरण को श्वेत कंचुक यानी ट्यूनिका एल्बुजिनेई तथा पतले बाहरी आवरण को ट्यूनिका स्तर तथा मध्य देहगुह्य द्रव भरा रहता है, जो वृषण को बाहरी आघातों से रक्षा करता है। सबसे लास्ट वाली और मध्य वाली के बीच में एक लिक्विड मटेरियल भरा हुआ है, जो कि रक्षा करता है कि कहीं कोई आघात ना हो, किसी आघात से वृषण को कोई नुकसान ना पहुंचे। अब कह रहा है कि दूरस्थ भाग में त्वचा के नीचे ढीले संयोजी ऊतकों का स्तर होता है। सबसे आंतरिक भाग पर आरेखित, जो सबसे आंतरिक भाग है, आरेखित पेशीय तंतुओं का मोटा अधास्तरीय स्तर होता है, इसे डर्टोस पेशीय स्तर कहा जाता है। जो सबसे आंतरिक भाग में एक पेशीय स्तर स्थित होता है, जिसको डर्टोस पेशीय स्तर कहा जाता है। वृषण कोश के आंतरिक भाग के मध्य में एक पेशीय विभाजक पट होता है। अब ये पेशीय विभाजक पट क्या है? यह वृषण को 2 भागों में बांटेगा, दायां और बायां। वृषण कोश को देहगुहा के 2 अर्ध भागों में विभक्त करता है। प्रत्येक अर्ध भाग में एक वृषण होता है। वृषण कोश का प्रत्येक अर्ध भाग उदर गुहा की ओर पतले 4.5 सेंटीमीटर लंबे, कितने सेंटीमीटर लंबे? 4.5 सेंटीमीटर लंबे वंछड़ नाल द्वारा श्रोणि गुहा से जुड़ा होता है। अब आगे बात कर रहा है, प्रत्येक क्षण की एक वृषण रज्जु वृषण कोश को उदर गुहा से, वृषण रज्जु को वृषण कोश उदर गुहा के अधस्त्वचीय पेशी स्तर से जोड़ने का काम करती है, जिसमें वृषण रज्जु में रेखित पेशी का बना एक गुच्छा स्थित होता है। इस पेशी गुच्छे को वृषणोत्कर्ष या क्रीमास्टर पेशी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? वृषणोत्कर्ष या फिर क्रीमास्टर पेशी कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं क्रीमास्टर पेशी क्या है, तो वृषण रज्जु में संयोजी ऊतक उपस्थित होता है, जिसमें धमनी, सिरा, तंत्रिका, लसिका वाहिनियां सब पाई जाती हैं। और अगर मैं बात करूं शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी का वंछण नाल से गुजर कर उदर गुहा में पहुंचती है। कहां पहुंचती है? उदर गुहा में। और वृषण का सबसे मुख्य काम क्या है? शरीर के तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। वैसे एक्चुअलिटी की अगर बात करूं, यदि आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, तो आपके वृषण का तापमान इससे 3 डिग्री सेल्सियस यानी 34 डिग्री सेल्सियस, वैसे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। एग्जैक्ट यही है। अब घटा के देख लीजिए। अब वो तापमान कम होने का मेन रीजन क्या है? आगे देखिए। देखो, जो कि शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए, शुक्राणुओं के परिपक्व होने के लिए उपयुक्त होता है। अतः ताप नियामक का भी कार्य करता है। हमारे शरीर में ताप को नियंत्रित करने का भी महत्वपूर्ण कार्य करता है।
आपका वृषण, और शरीर के तापमान से वृषण का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम इसलिए होता है ताकि वृषण के परिपक्वन के लिए वो तापमान आवश्यक है। सर्दियों में तापमान घटने के साथ साथ वृषण कोश का तापमान भी कम होने लगता है, जिसके कारण या सिकुड़कर शरीर के समीप आ जाते हैं। और गर्मियों में जैसे जैसे ताप बढ़ता है, बढ़ने के कारण वृषण कोश शिथिल होकर नीचे की ओर लटक जाते हैं, जिससे वृषण का ताप सामान्य बना रहता है। भ्रूण वृषणों के वृषण कोश में न आने पर शरीर के उच्च ताप के कारण शुक्राणु जनन की क्रिया नहीं हो पाती, जिससे जो पुरुष हैं वो बंधे हो जाते हैं। यदि आपके वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम नहीं होगा तो आप भविष्य में पिता बनने की जो ख्वाहिश है वो मिट्टी में मिल जाएगी। शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा तो क्या गर्भधारण कराने में सक्षम हो पाओगे? बिल्कुल नहीं। एक कीड़ा आ गया भैया, एक कीड़ा मेरे पास है, क्या आप में से कोई भी बता सकता है ये किस संघ का एनिमल है? बहुत सारे कीड़े आते रहते हैं। अगला पॉइंट क्या है? वृषण पिंडक, वृषण पालिका या श्वेत कंचुक, ट्यूनिका टेस्टिक, ट्यूनिका श्वेत कंचुक को ट्यूनिका एल्बुजिनेई बोलते थे, अभी मैंने बताया था आपको। संयोजी ऊतक वृषण के अंदर जाकर वृषण पट्टियां बनाता है। इसे ऊतक को लगभग 200 से 400 शंक्वाकार पिंडकों में बांटती है। 200 से 400 शंक्वाकार पिंडक, 1-2 नहीं, 200 से 400। अगला बात क्या रहा है? वृषण की सहायक नालिकाएं, वृषण में निम्नलिखित सहायक नालिकाएं पाई जाती, कौन कौन सी? सबसे पहले देखो, शुक्रजन नालिकाएं प्रत्येक वृषण पिंडक के संयोजी ऊतक में लगभग 2 से 3 स्तर बनाती हैं। पतली एवं अति कुंडलित शुक्रजनक नालिकाएं होती हैं। इन्हीं नालिकाओं में नरजनन कोशिकाएं अथवा शुक्राणुओं का निर्माण शुक्रजनन की प्रक्रिया द्वारा होता है। ये जो कुंडलित नालिकाएं हैं यही शुक्राणु का निर्माण करती हैं, और शुक्राणु के निर्माण करने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं शुक्राणु जनन या शुक्रजनन। संयोजी ऊतक में शुक्रजन नालिकाओं के अतिरिक्त रुधिर कोशिकाएं, तंत्रिका तंतु, अंतःस्रावी कोशिकाओं को अंतराली कोशिकाएं, अंतःस्रावी कोशिकाओं को अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं कहते हैं। ये नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन निकालती हैं, यानी अंतराली कोशिकाएं या फिर लीडिंग कोशिकाएं एक नर हार्मोन्स निकालती हैं जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण करती हैं। नर हार्मोन्स नर की सहायक जनन ग्रंथि तथा द्वितीयक लैंगिक के विकास में सहायता प्रदान करता है। ये रहा आपका, ये सर्टोली कोशिकाएं, ये क्या करती हैं? टेस्टोस्टेरोन निकालती हैं। ताकि शुक्राणुओं का निर्माण हो, और शुक्राणु के निर्माण होने की प्रक्रिया को बोलते हैं शुक्राणुजनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। ये आपकी अंतराली कोशिकाएं। ये जो टीएस सेक्शन यहाँ पर दिखाया गया है वो आपके शुक्रजनक नालिका का है, और कभी कभी एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है या फिर आपसे कहेगा इसका टीएस सेक्शन बना के दिखाइए। देखो कह रहा है कि शुक्रजन नालिका के चारों ओर संयोजी ऊतक का एक पतला झिल्ली युक्त आवरण होता है। संयोजी ऊतक का, जिसे आधार कला यानी ट्यूनिका प्रोपीरिया कहते हैं। इस कला के अंतःभाग की ओर जननिक उपकला यानी जर्मिनल एपिथेलियम का एक कोशिकीय स्तर पाया जाता है, जिसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अब उन 2 प्रकार की कोशिकाओं में शुक्रजन कोशिकाएं, जिनको नर जनन कोशिकाएं यानी स्पर्मेटोगोनिया, और मेल जर्म सेल कहा जाता है। शुक्रजनक कोशिकाओं में निरंतर विभाजन की प्रक्रिया होती है। इन कोशिकाओं के कई स्तर बनते हैं। विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन कोशिकाओं में कई स्तर बनते हैं तथा इनके परिपक्व होने से ही किसका निर्माण हो जाता है? शुक्राणु का। इनके परिपक्व होने से ही शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। शुक्राणु के बनने की इस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। बाहर से अंदर गुहा की ओर जाने पर इन स्तरों की कोशिकाओं को क्रमशः प्राथमिक शुक्र कोशिका, उसके बाद द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं, और उसके बाद पूर्व शुक्र कोशिकाएं, यानी 3 लेयरों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक शुक्र कोशिकाओं का नाम दिया जाता है। अब आगे क्या कह रहा है कि अवलंबन कोशिकाएं, ये कोशिकाएं बड़ी संख्या में बड़ी एवं स्तंभी होती हैं। अवलंबन कोशिकाएं क्या होती हैं? बड़ी एवं स्तंभी होती हैं। संख्या में
संख्या में बहुत कम होती हैं, इनके जो अमाउंट है वो बहुत कम है, इन्हें उपचारक कोशिकाएं, एक और नाम है इनका नर्स सेल यानी उपचारक कोशिकाएं कहते हैं, या फिर इन्हीं को सर्टोरी कोशिकाएं भी कहा जाता है। इनकी स्वतंत्र सतह समतल ना होकर कटी फटी होती है। इन कटे फटे भागों में पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं धंसकर शुक्राणुओं में क्या हो जाती हैं, रूपांतरित। यहाँ से एक बात एकदम समझ लो, ये जो सर्टोली कोशिका है इस पे आपका टिप्पणी तैयार करके रखना एग्जाम के लिए। टिप्पणी सर्टोली कोशिका पर टिप्पणी तैयार करके रखना एग्जाम के लिए, ठीक। कार्य देखो इसके क्या क्या है। पहला पॉइंट, ये पूर्व शुक्राणु कोशिकाओं से विकसित हो रहे शुक्राणुओं को अवलंबन या फिर सुरक्षा प्रदान करती। पहला काम इनका क्या है, शुक्राणु को सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा काम, विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण व ऑक्सीजन प्रदान करना। पहला सुरक्षा प्रदान करना, दूसरा काम है पोषण व ऑक्सीजन प्रदान करना। ये पूर्व शुक्राणु कोशिकाओं के अनावश्यक कोशिका द्रव्य का विघटन करती हैं। इन्हें इन्हिबिन नामक प्रोटीन हार्मोन्स का स्त्रावण करती हैं, जो शुक्रजनन की प्रक्रिया को प्रेरित करने वाले अन्य हार्मोन्स की क्रिया का नियमन करती है। अगला क्या है, वृषण जालक। वृषण जालक, वृषण की अनुदैर्घ्य काट में शुक्रजनक नालिकाएं अति कुंडलित व नालिका के रूप में व्यवस्थित होती हैं। अति कुंडलित और उसके साथ साथ नालिका के रूप में व्यवस्थित होती हैं। ये वृषण की सतह से प्रारंभ होकर वृषण के पश्च भाग के मध्य क्षेत्र की ओर बढ़ती हुई कम कुंडलित होती जाती है। अंत में यह सीधी होकर इस क्षेत्र में स्थित छोटी छोटी नालिकाओं के एक घने जाल में खुल जाती हैं। नालिकाओं के इस जाल को वृषण जालिका कहा जाता है। नालिकाओं के इस जाल को क्या बोला जाता है, वृषण जालिका। मैं बना के दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये जो छोटी छोटी, देखो ये वाला अधिवृषण, ये भाग आपका अधिवृषण, ये क्या है, अधिवृषण काय। ये पतली सी नालिका जो इसमें दिखाई दे रही है, ये क्या है, शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी, ये वृषण का सिरा, ये वृषण दंड, ये जो पतली सी संरचना दिखाई, ये आपका वृषण धमनी है। सबसे ऊपर वाला जो भाग आपका दिखाई पड़ रहा है, इसको शीर्ष अधिवृषण बोलते हैं। कौन सा अधिवृषण, शीर्ष अधिवृषण। और शीर्ष अधिवृषण में एक चीज आपको और दिखाई पड़ रही होगी, जिसको शुक्रजनक नालिकाएं बोलती हैं। ये नालिकाएं, कौन सी नालिकाएं बोलते हैं इनको, शुक्रजनक नालिकाएं। और इन्हीं शुक्रजनक नालिकाओं में सबसे महत्वपूर्ण चीज आपका दिखाई दे रहा है, जिसको बोलते हैं अंतराली कोशिका। इन कोशिकाओं को, इनके बीच में ये जो कोशिकाएं दिख रही हैं, इन्हीं को बोलते हैं अंतराली कोशिका। और इसके अंदर ये जो जालिका समान संरचनाएं दिखाई दे रही, इस तरीके से जो जालिका समान संरचनाएं दिखाई दे रही, इसको बोलते हैं वृषण जालक। क्या बोलते हैं इसको, वृषण जालक। इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर है इसका। क्या बोलते हैं इसको, वृषण जालक। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं और उम्मीद है कि आप तक मेरी जो बात है वो आपके दिलो दिमाग तक पहुंच गई होगी। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे नए वीडियो में नई ऊर्जा और नई उम्मीद के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।